स्वागत है आप सभी का सिमी से आवाज पर। एक बार फिर आप देख रहे हैं 10 के दमदार ट्रेड। हमारे साथ रचना वैद्य और सचिनंद उत्तेकर पिछले शो से जुड़ रहे हैं, लेकिन आगे बात करेंगे अमित सेठ और साथ ही साथ नीलेश जैन से भी, और इन चारों जानकारों से जानेंगे इस घंटे के टॉप ट्रेड्स। लेकिन बंधन बैंक आज का आउट परफॉर्मिंग शेयर, अब ऐसा क्या खास हुआ है इस क्वार्टर में, इस सब की जानकारी कंपनी के एमडी और सीईओ रतन कुमार खेर से जानेंगे। इसके अलावा मार्केट बिग वॉइस में हमारे साथ आगे इडलवाइस एएमसी के चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर इक्विटीज त्रिदीप भट्टाचार्य भी होंगे। तो ये फिलहाल है अब तक का लाइनअप। एलएनटी की तरफ से एक अपडेट आता हुआ कि कई सारे ऑर्डर्स इनके हाथ लगे हैं, जो करीब 2500 से 5000 की रेंज के ऑर्डर्स इनके हाथ लगते हुए, और एलएनटी भी एक आउट परफॉर्मर है। आज करीब 2% तक के गेंस वहां पर देखने को मिले हैं। फटाफट से मैं मार्केट का हाल आपकी स्क्रीन पर एक बार फिर लिख रखना चाहती हूँ। मजबूत शुरुआत हुई और आज देखिएगा एक अच्छे खासे मोमेंटम में हम 24,980 तक के लेवल्स तक गए। वहां पर टिक नहीं पाए, लेकिन 24,900 को कंफर्टेबली होल्ड कर रहा है। तो 25,000 हासिल करने में आपको करीब 93 अंकों की और तेजी चाहिए इस मार्केट के लिए। आउट परफॉर्मर्स कौन से हैं? बैंकिंग काउंटर्स, जहां पर 500 पॉइंट का इजाफा बनता दिखाई दे रहा है। मिड कैप्स में भी पूरा जोश देखने को मिला है, लेकिन एलएनटी इस समय का टॉप ट्रेडेड काउंटर, आईसीआईसीआई बैंक, एसबीआई, बीपीसीएल जैसे काउंटर्स, डीवीज लैब, टाटा मोटर्स, ये कुछ स्टॉक्स है जहां पर जोर आता हुआ, और रिलायंस इंडस्ट्रीज का भी एक अच्छा खासा योगदान। पहले तो इस मार्केट के मूव्स को कैसे पढ़ना चाहिए और इस समय का नया ट्रेड क्या होगा वो समझ लेते हैं। आप सभी का स्वागत है। अमित बताइए, एक अच्छे मोमेंटम के साथ इस सोमवार की शुरुआत हो रही है, आपके टॉप ट्रेड्स क्या होंगे इस घंटे के? जी, गुड मॉर्निंग हर्षिता मैम, गुड मॉर्निंग वीरेन जी एंड एवरीबॉडी ऑन द पैनल। मैम, मेरे दो ट्रेड इस समय के रहेंगे। पहला रहेगा आरईसी लिमिटेड। आरईसी लिमिटेड एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर रहा है, यहाँ पे सीरीज ऑफ हायर लोज बने हैं। रिसेंटली स्टॉक ने पुल बैक दिया अपने 10-20 डेमा पे, वहां पे एक राउंडिंग कंसोलिडेशन करके स्टॉक वापस ब्यूटीफुली अपनी की मूविंग एवरेजेस के ऊपर वापस आ रहा है। 633 का प्राइस है, बाय करें फॉर टारगेट्स ऑफ 650 एंड 655। स्टॉप लॉस विल बी 620 रुपीज। और दूसरा स्टॉक मुझे फार्मा से पसंद आ रहा है, दैट इज जाइडस लाइफ। जाइडस लाइफ में यहाँ पे 52 वीक ब्रेकआउट हम रजिस्टर कर रहे हैं। यहाँ पे मोमेंटम इंडिकेटर्स एंड रिलेटिव स्ट्रेंथ इज वेरी स्ट्रॉन्ग। तो इस ब्रेकआउट में पार्टिसिपेट करना चाहिए। 1220 का स्टॉप लॉस रहेगा एंड 1300 तक के टारगेट्स रहेंगे पोजिशनली जाइडस लाइफ में। ओके, जायडस लाइफ आपकी कॉल है। आप चलते हैं नीलेश जी के पास। नीलेश जी, गुड मॉर्निंग, क्या पिक कर रहे हैं आप? मॉर्निंग सभी को। देखिए, खरीदारी पर ही फोकस है। सबसे पहले जो स्टॉक रडार पे है वो है आरती इंडस्ट्रीज। ओवरऑल सारे ही केमिकल स्टॉक्स में वैसे ही हम काफी अच्छा मोमेंटम देख रहे हैं। तो ये पर्टिकुलर काउंटर है जहाँ पे लगभग 1.5% का फ्रेश हुआ इजाफा हुआ है। साथ ही साथ एक टेक्निकल ब्रेकआउट यहाँ पे आता हुआ नजर आ रहा है। तो यहाँ पे ऊपरी स्तरों पर 735 का पहला टारगेट होगा, 755 का दूसरा टारगेट होगा। इन दो टारगेट के लिए आरती इंडस्ट्रीज को लॉन्ग करके चल सकते हैं। 705 का यहाँ पे स्टॉप लॉस रख के चलना होगा। तो सबसे पहले आरती इंडस्ट्रीज को लॉन्ग करने की सलाह होगी। उसके अलावा रियल्टी स्पेस में भी काफी अच्छा मूव हम देख रहे हैं। तो यहाँ पे डीएलएफ तो ऑलरेडी मूव कर चुका है। उसके अलावा गोदरेज प्रॉपर्टीज एक दूसरा स्टॉक है जहाँ पे स्ट्रॉन्ग पुल बैक यहाँ से करंट लेवल से हमें देखने को मिल सकते हैं। तो गोदरेज प्रॉपर्टीज को लॉन्ग करने की सलाह होगी। 3250, 3300 ये दो टारगेट होंगे। आज के दिन के लोएस्ट लेवल के आसपास 3120 का यहाँ पे स्टॉप लॉस रख के चलना होगा। आरती इंडस्ट्रीज और गोदरेज प्रॉपर्टीज दोनों में तेजी का ट्रेड। गोदरेज के लिए 3250 के टारगेट्स और आरती के लिए 735 का टारगेट। रचना जी, आपके ट्रेड्स? कि मेरे इस वक्त के जो ट्रेड्स रहेंगे उसमें एक हेवल्स रहेगा। हेवल्स में एक अच्छा मूव शुरू होने जा रहा है। 1863 पे है फ्यूचर्स, ये 1878 एंड 1893 की तरफ जा सकते हैं, और एसएल होना चाहिए यहाँ पे 1852 पे। तो 10 रुपए के एसएल के साथ अगर लॉन्ग करेंगे तो ऊपर वाली साइड पे काफी अच्छा स्कोप है यहाँ पे मूवमेंट का। दूसरा जो स्टॉक रहेगा दैट्स बजाज फिनसर्व। बजाज फिनसर्व में काउंटर ट्रेंड मूव है जो ओवरहेड रेजिस्टेंस को हिट करने जा रहा है। तो 1606 पे है। यहाँ पे अगर 1595 पे एसएल लगाया जाए और अगर इसको लॉन्ग करा जाए फ्यूचर्स पे, तो ये 1615 और 1630 की तरफ जा सकता है। ओके, सचिन जी, आपके दो ट्रेड्स? वीरेंद्र जी,
दोनों काउंटर जो मैंने मार्क किए थे वो दोनों डिस्कस हो चुके हैं। मुझे भी लग रहा है कि बजाज फिनसर्व में एक अच्छी शॉर्ट कवरिंग मूव अनफोल्ड हो रही है एंड एक अच्छा शॉर्ट स्क्वीज होगा। बट ओवरऑल मुझे लग रहा है एनबीएफसी स्पेस में काफी अच्छी हलचल है। ऑलमोस्ट सारे बैंकिंग स्टॉक्स में एक अच्छा पॉजिटिव रनअप है। तो यहाँ पर एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस में भी एक डिक्लाइनिंग चैनल फॉर्मेशन था 60 मिनट चार्ट्स पे, वो पर्टिकुलर फॉर्मेशन से एक ब्रेकआउट एग्जिबिट हुआ है। तो मुझे लग रहा है यहाँ पर भी थोड़ा सा मोमेंटम ड्यूरेबल होना चाहिए। इसके जो ऑलमोस्ट लाइफ हाई लेवल है अराउंड 820 के आसपास के, मुझे लग रहा है वो सरपास होके 840 के आसपास की एक बड़ी चाल बनेगी। तो यहाँ पर एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस में खरीदारी करने की सलाह होगी। डिस्क्लोजर होगा कि हमने हमारे क्लाइंट्स को भी ये रिकमेंडेशन दी है। जिस तरीके से इसने ओपनिंग रखी है लगभग अराउंड 792 के आसपास, तो स्टॉप लॉस आपको 790 पर ही लगाना है एंड खरीदारी करनी है एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस के फ्यूचर में 840 के पोजिशनल टारगेट के लिए। जो सेकंड स्टॉक मेरे रिडार पे है आफ्टर डीएलएफ वो था गोदरेज प्रॉपर्टीज का। एंड यहाँ पर भी मुझे लग रहा है एक अच्छी शॉर्ट कवरिंग मूव अनफोल्ड हो रही है। 3200 का एक इमीडिएट बैरियर है, अगर ये बैरियर निकल जाता है तो हेडरूम अवेलेबल है 3400 तक की। तो एक पोजिशनल टारगेट होगा। स्टॉप लॉस आपको लगभग अराउंड 3165 के आसपास लगाना है एंड खरीदारी करनी है गोदरेज प्रॉपर्टीज के फ्यूचर्स में। प्रॉपर्टीज दोबारा मेंशन हो रहा है क्योंकि पहले 3250 का टारगेट नीलेश ने दे दिया है, सचिन भी कह रहे हैं उनके भी रेडार पर है। तो ये सारे ट्रेड्स आ गए। या अमित ने जो जाइडस लाइफ दिया वो आपकी स्क्रीन पर एक बार फिर रखते हैं, क्योंकि जाइडस लाइफ में अमित ने टेक्निकल आधार पर एक अपॉर्चुनिटी ढूंढी है, लेकिन मक्वायरी की भी रिपोर्ट आई वीरू और वहां पर एक डबल अपग्रेड आया, काफी इंटरेस्टिंग है। इस पर पहले जो अंडर परफॉर्मर की रेटिंग थी उसे बढ़ाकर आउट परफॉर्मर कर दिया है। 550 का टारगेट पहले आई थिंक ये काफी समय हो चुका है, लेकिन नियर टर्म टारगेट जो आ रहा है वो 1365 का। तो क्लियरली अब यहाँ से वो मूव इसीलिए बनता दिखाई दे रहा है। यूएस जेनरिक्स की मजबूत पाइपलाइन अगले 3 सालों के लिए उसका एक फायदा मिलता हुआ दिखाई देगा। 15% प्लस सीजीआर ग्रोथ देखने को मिलेगी यूएस बिजनेस के लिए अकेले, और वो इस समय शायद वो स्टॉक भुनाना होता ने लगा है। इंडिया बिजनेस में भी इंप्रूवमेंट आएगा। मक्वायरी की एक डबल अपग्रेड आया है, उसके बाद वो स्टॉक थोड़ा सा मोमेंटम जरूर पकड़ रहा है। लेकिन कुछ और ट्रेड्स की अगर बात करें तो इंडसइंड बैंक हमने मेंशन जरूर किया, उसमें अमित कुछ कन्विक्शन लग रहा है, या फिर निजी बैंकों में अगर आपने ट्रेड लेना है आईसीआईसीआई ज्यादा बेहतर रहेगा वीज़-वी आपका इंडसइंड बैंक नंबर्स पे? इंडसइंड का अगर हम ओवरऑल स्ट्रक्चर देखें तो अभी भी स्टॉक ही मूविंग एवरेजेस के नीचे ट्रेड कर रहा है, बट नियर टर्म मोमेंटम डेफिनेटली है। थोड़े से मूविंग एवरेजेस रेजिस्टेंस के ये कोलैप्स कर सकता है वहां पे जाके अराउंड 1450 1460। तो शॉर्ट टर्म एकदम शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के हिसाब से किसी को पोजीशन बनानी है तो 1415 का स्टॉप लॉस रहेगा एंड टारगेट्स विल बी 1450। एंड ओवरऑल अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो प्राइवेट सेक्टर में आईसीआईसीआई बैंक इज अ बेटर स्ट्रक्चर। यहाँ पे हायर हाई लोज बन रहे हैं। फ्राइडे के सेशन में हमने देखा स्टॉक ने अपना लगभग 50 डे मूविंग एवरेज पे सपोर्ट दिया और आज ऑलमोस्ट एक गैप अप के साथ अपना 10 डे में रिगेन कर रहा है। थोड़ा सा डेज हाई जरूर आईसीआईसीआई बैंक ने गिव अप किया, लेकिन ओवरऑल स्ट्रक्चर पॉजिटिव है। आज अगर ये स्टॉक आईसीआईसीआई बैंक 10 डे के ऊपर जो कि लगभग 1228 1230 के ऊपर क्लोज करता है तो एक स्ट्रक्चरली पॉजिटिव रहेगा टेक्निकली। In that case, we will keep stop loss of around 1215 and targets of 1275. फिलहाल आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी ज़्यादा बेहतर आईसीआईसीआई बैंक में 2 स्टॉक्स आपकी स्क्रीन पर रखेंगे। एक है अल्ट्राटेक, दूसरा है इंडिया सीमेंट। अब इंडिया सीमेंट में 390 रुपये प्रति शेयर पर वो अल्ट्राटेक हिस्सेदारी ले रहा है, तो अनडाउटेडली उस स्टॉक में मोमेंटम बना है। 379 के लेवल्स आ चुके हैं। लेकिन नीलेश, अगर आपने ट्रेड लेना हो इस समय ताज़े तौर पर, वो क्या बायस इंडिया सीमेंट में ही रहेगा शॉर्ट टर्म के पर्सपेक्टिव से, या फिर आप लॉन्गर टर्म के लिए अल्ट्राटेक खरीदना ज़्यादा बेहतर समझते हैं? आपकी अप्रोच क्या है इन दोनों में? मैम इनफैक्ट दोनों का ही स्ट्रक्चर पॉजिटिव है और शॉर्ट टू मीडियम टर्म में दोनों ही स्टॉक अच्छे लग रहे हैं, बट जो कन्विक्शन आ रहा है वो है अल्ट्राटेक सीमेंट पे। थोड़ा सा पोजिशनल बेसिस पे इसे ऐड करना चाहिए। अगर थोड़ी सी यहाँ पे डिप मिले तो और भी बेहतर यहाँ पे रिस्क एंड रिवॉर्ड बनते हुए नजर आ सकते हैं। इस पर्टिकुलर काउंटर में पोटेंशियल है कि यहाँ से ये 12,500 से 13,000 की जोन में जाता हुआ नजर आ सकता है। तो थोड़ा सा पोजीशन व्यू लें और अल्ट्राटेक सीमेंट को ऐड करके चल सकते हैं। गिरावट में 11,500 अप टू 11,500 इसे ऐड करके चलने की सलाह होगी।
11,100 के आसपास का काफी अच्छा सपोर्ट है अल्ट्राटेक सीमेंट पे, तो यहाँ पर बेहतर कन्विक्शन थोड़ा सा अल्ट्राटेक सीमेंट पे आ रहा है। कन्विक्शन अल्ट्राटेक सीमेंट पर आता हुआ उस मेगा डील के बाद दोनों ही स्टॉक्स दरअसल रेडार पर रहेंगे। लेकिन आज देखिए नतीजों के बाद एक स्टॉक जो सबसे ज्यादा चमका है वो है बंधन बैंक। स्क्रीन पर एक बार फिर लेकर आएंगे 11% की तेजी, 215 के लेवल्स आ चुके हैं बंधन में। देखते ही देखते ध्यान रखिएगा मानस ने इस पर 225 का टारगेट दिया था, उसी ट्रैजेक्टरी में बढ़ चुका है। बंधन के नतीजे के हाइलाइट्स क्या रहे वो पहले मैं आपके लिए सामने रख देती हूँ, फिर ऑफ कोर्स कंपनी के मैनेजमेंट से बातचीत होगा। मुनाफा 47.5% बढ़ा, ब्याज से कमाई 21% बढ़ी है, मार्जिन स्टेडी रहे हैं 7.6% के आसपास, लेकिन ग्रॉस और नेट एनपीए में थोड़ी सी बढ़ोतरी जरूर देखी गई है। आगे की स्थिति क्या है, इस एसेट क्वालिटी की बारीकियां क्या है, सबको समझने के लिए बंधन बैंक के एमडी और सीईओ रतन कुमार केश है। मिस्टर केश, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। फर्स्ट क्वार्टर में ऑफ कोर्स प्रॉफिटेबिलिटी, ब्याज से आए, मार्जिन्स को लेकर कोई कंप्लेंट्स बिल्कुल नहीं है, लेकिन एसेट क्वालिटी को लेकर थोड़ी सी चिंता होती है और इस बार आपके ग्रॉस एनपीएस में थोड़ा सा वीकनेस देखने को मिली है। क्या बता पाएंगे किस वजह से है, क्या डिटेल है इसका? ओवरऑल Q1 क्वार्टर बहुत ही पॉजिटिव है बिकॉज ऑफ फ्यू फैक्टर्स। नंबर वन, Q1 जनरली हमारे एडवांसेस ग्रोथ के लिए म्यूटेड रहते हैं। पिछले 3 साल का आप रिकॉर्ड देखो तो हमारे Q1 में वी सी सीक्वेंशियली डी ग्रोथ। इस साल हम Q1 में एडवांसेस को होल्ड किया। YOY हमारे एडवांसेस ग्रोथ हेल्दी रहा और डिपॉजिट ग्रोथ इज हायर देन एडवांसेस ग्रोथ, दैट इज नंबर वन। दूसरा है कि जो स्लिपेजेस हम कम करते आ रहे थे, जो भी हम पोर्टफोलियो क्वालिटी में काम कर रहे थे, दैट इज नाउ शोइंग सिग्निफिकेंट रिफ्लेक्शन इन टर्म्स ऑफ पोर्टफोलियो क्वालिटी। तो अभी इस क्वार्टर में हमारा जो स्लिपेजेस है 2.9%, सीक्वेंशियली 3.9%, 5% से डाउन है, और लास्ट ईयर सेम क्वार्टर वी हैड 7%, सो सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट इन रिडक्शन इन स्लिपेजेस। तीसरा, उसके कारण से हमारे प्रोविजंस भी नीचे गए है काफी। तीसरा है कि हमारा जो कॉस्ट ऑफ फंड है, मार्केट में लिक्विडिटी प्रेशर है, बट हम कॉस्ट ऑफ फंड के हाई कॉस्ट ऑफ फंड के कारण से भी हम मार्जिन को होल्ड किया, तो हमारे नीम 7.6% रहा। और स्पेसिफिकली ऑन पोर्टफोलियो क्वालिटी आप जो पूछ रहे हैं कि जो हमारे डीपीडी पूल है ईबी बिजनेस का, माइक्रो फाइनेंस एंड ईबी बिजनेस, उसमें अब डीपीडी पूल ऑलमोस्ट हाफ हो गया हमारे पिछले 5 क्वार्टर में। Q1 लास्ट फाइनेंशियल ईयर 2,800 करोड़, वो अभी डाउन होके 1,400 के आसपास है। तो आई थिंक पुट टुगेदर दिस क्वार्टर हैज बीन वेरी गुड एंड गोइंग फॉरवर्ड हमें लगता है कि ये पॉजिटिव मोमेंटम हम कंटिन्यू करेंगे। तो गोइंग फॉरवर्ड एसेट क्वालिटी में क्या सुधार के का आश्वासन आप हमें दे सकते हैं? क्या गाइड कर पाएंगे स्थिति क्या है, और लिक्विडिटी स्पेशली कैसी देखने को मिलेगी? तो स्लीपेजेस हमारे लिए मिडल ऑफ सेकंड क्वार्टर से हमारा ग्रोथ पिकअप होता है। Q3, Q4 सिग्निफिकेंट ग्रोथ आता है। तो स्लीपेजेस ट्रेजेक्टरी इसी तरीके से हम अगर कंटिन्यू करें और हमारे एडवांसेस ग्रोथ डिलीवर करें, तो हमारा GNPA नंबर्स विल कम डाउन सिग्निफिकेंटली एज वी प्रोग्रेस। तो आई थिंक वी आर कॉन्फिडेंट कि ओवरऑल GNPA नंबर्स विल बी इन द रेंज ऑफ 3.5 with a slightly better bias at the end of the year. ROE this quarter has been extremely good at 19%, but I think we are confident कि 16 से 18 के बीच में हम मेंटेन कर पाएंगे। और ROA भी बहुत अच्छा रहा इस क्वार्टर में 2.5%। आई थिंक हमारे हिसाब से 2 + 20 बेसिस पॉइंट बायस पॉजिटिव रहेगा हमारा, उतना रेंज पे हम मेंटेन कर पाएंगे। एग्जैक्टली सर। अच्छा, मैं रतन जी अगली चीज़ जो पूछना चाह रहा था कि ये पूरी इंडस्ट्री का आई थिंक इस वक्त जो एक चीज़ को लेकर टफ इशू हैंडल कर रही है पूरी इंडस्ट्री, वो है डिपॉजिट ग्रोथ, और उसको आई थिंक चैनलाइज करना बहुत डिफिकल्ट भी इस वक्त है। आप क्या देख रहे हैं स्थिति अगले कुछ आने वाले क्वार्टर्स में डिपॉजिट्स फ्रंट पे? हमारे लिए ऑफ कोर्स मार्केट में तो लिक्विडिटी स्ट्रेस है ही, वो थोड़ा कंटिन्यू करते हुए दिख रहा है अभी। लेकिन फॉर अस हमारे पिछले 18 महीने में हमने 500 ब्रांच करीब ऐड कर दिया, वो ब्रांच अभी डिलीवर करेगा हमारे कासा, एक तो वो हो गया।
दूसरा हमारा अभी स्पेसिफिक सेगमेंट में एफ्लुएंट वुमेन एनआरआई ये सेगमेंट में हम प्रोडक्ट लेड स्पेसिफिक सेगमेंट में हम कासा जनरेट करने के लिए फोकस कर रहे हैं। तीसरा हमारा जो कोर बैंकिंग ट्रांसफॉर्मेशन हमने कर दिया अक्टूबर 2023 में, उसके बाद हमारे पास अभी करंट अकाउंट गार्नर करने के लिए जो ट्रांजैक्शन बैंकिंग प्लेटफॉर्म कैपेबिलिटी हम बिल्ड कर रहे हैं। सो पुट टुगेदर हमारे पास टेक्नोलॉजी कैपेबिलिटी आया है अभी, और प्रोडक्ट लेड कैपेबिलिटी सेगमेंट लेड कैपेबिलिटी से कासा जनरेशन करना, प्लस 500 नए ब्रांच जो है उससे हमारे को काफी डिपॉजिट कैपेबिलिटी हमारा इंप्रूव हो रहा है। और बंधन बैंक तो ट्रेडिशनली वी हैव डिलीवर्ड वेरी स्ट्रॉन्ग डिपॉजिट फ्रेंचाइजी कैपेबिलिटी, तो वो कंटिन्यू करेंगे हम। वी आर क्वाइट होपफुल कि वी विल बी एबल टू कंटिन्यू डिपॉजिट लेड ग्रोथ इन द बैंक। सर, जो आपका माइक्रो फाइनेंस बुक है उसमें क्लियरली आई थिंक थोड़ा सा सिचुएशन टफ है, स्ट्रेस नज़र आ रहा है। आने वाले क्वार्टर्स में यहाँ पे स्थिति कैसी दिखती है आपको? क्वार्टर वन इंडस्ट्री में थोड़ा सा बिकॉज ऑफ द हीट वेव, लिटिल बिट जनरल इलेक्शन, थोड़ा सा म्यूटेड रहा क्वार्टर। हमारे लिए भी आप देखोगे कि हमारे जो डीपीटी पुल है slightly inched up from quarter 4 to quarter 1, but as of now, at least in our portfolio, we are not seeing any significant worry. We are quite confident कि हमारे जो पोर्टफोलियो क्वालिटी इंप्रूव करने के लिए जो गार्डरेल हमने डाला है और जो हमने स्टेप्स लिया है वो काम कर रहे हैं, और उसी डायरेक्शन में हम करते जाएंगे। एक दो पॉकेट्स ऑफ ज्योग्राफी पे थोड़ा स्ट्रेस है, वहाँ पे हमारा पोर्टफोलियो बहुत बड़ा नहीं है, तो हमें उम्मीद है कि हम इस पोर्टफोलियो क्वालिटी को और भी इंप्रूव करते जाएंगे। इंडस्ट्री में हल्का सा स्ट्रेस हर जगह पे थोड़ा सा दिख रहा है, बट आई थिंक एवरीबॉडी इज टेकिंग स्टेप्स टू मेक श्योर कि ये ओवरऑल नंबर्स को ज़्यादा इम्पैक्ट ना करे। मैं फाइनली आपसे सब पूछना चाहूँगी कि FY25 के लिए एडवांसेस में कितनी पिकअप की आप उम्मीद कर रहे हैं, क्योंकि ये नॉर्मली Q1 सीजनली वीक क्वार्टर रहता है और आप लोगों ने आई थिंक वो कॉल में मेंशन किया कि सेकंड हाफ में पिकअप देखने को मिलेगा, तो किस तरह की रफली लोन ग्रोथ एंटिसिपेट कर रहे हैं और डिपॉजिट्स में कितना पिकअप देखने को मिल सकता है? तो 3 पार्ट है। एक तो है कि बंधन बैंक के लिए हमारा फोकस है स्पेसिफिकली डिपॉजिट लेड एडवांसेस ग्रोथ, सो डिपॉजिट विल ग्रो फास्टर देन एडवांसेस। एडवांसेस हमारा टारगेट है 16 से 18%। आई थिंक वी विल बी एबल टू ग्रो दैट विद अ स्लाइटली पॉजिटिव बायस डिपेंडिंग ऑन जैसे मार्केट क्वार्टर 2 क्वार्टर 3 में और क्वार्टर 4 में आता है। So deposit will grow faster. That's number one. Number two, in terms of overall cost of fund situation, थोड़ा सा तो स्ट्रेस है मार्केट में क्लियरली, पर उसको हम आई थिंक हमारे जो यील्ड अभी होल्ड अप कर रहे हैं, it may come down slightly to 7 to 7.5% range, but I think we are confident to hold that the NIM in that range ताकि हमारा मार्जिन्स को इम्पैक्ट ना करे। ओके रतन जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए, नंबर्स को लेकर इस क्वार्टर की और आने वाले कुछ क्वार्टर्स को लेकर आपने प्रकाश डाला। बहुत बहुत शुक्रिया सर एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर कमिंग क्वार्टर्स। अब एक काम करते हैं, यहाँ से बिग मार्केट वॉइसेस की कड़ी की तरफ चलते हैं। आज हमारे साथ इस क्रम में त्रिदीप भट्टाचार्य, CIO इक्विटीज़ एडलवाइस AMC के मौजूद हैं इस वक्त। त्रिदीप जी नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है। ऑलमोस्ट आज हम 25,000 की दहलीज पे चले गए थे। वो इंडेक्स जो आज से लगभग गिन के 5 रोज़ पहले 24,074 का लो लगा के आया। आई थिंक वो कैपिटल गेन टैक्सेस जब रेज किए थे उस बजट स्पीच में, वो एग्जैक्टली एक शॉक लगा था। बट त्रिदीप जी, आप कंफर्टेबल हैं क्या जिस प्रकार की इस बार अर्निंग्स रहीं, और ये लेवल्स आपको कंफर्टेबल है, या फिर आपको लगता है कि नहीं ये लिक्विडिटी ड्रिवन रैली है? एज ऑफ नाउ थोड़ा सा कॉशियस अप्रोच आपने रखी है। आप लोग अपने आप को कैसे इस वक्त प्लेस कर रहे हैं इस मार्केट में? जी, मेरे ख्याल में पिछले जो, चूंकि आपने शुरुआत किया पिछले एक वीक का मार्केट मूवमेंट में, तो मैं ये कहूँगा जो ये मार्केट का दारोमदार है ये चेंज हो रहा है फ्रॉम मैक्रो टू माइक्रो, इसलिए उसके बीच में ये वोलेटिलिटी है। मैक्रो मतलब अगर आप देखिए साल के शुरुआत से लेकर अब तक मेजॉरिटी जो मूव्स हुए हैं मार्केट में मैक्रो ड्रिवन हुए हैं, चाहे वो US रिलेटेड हो या फिर इससे पहले एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट की कंटिन्यूटी होगी कि नहीं होगी, और पिछले जो बजट का जो कार्यक्रम था उसमें आई थिंक जो सबका ध्यान ये था कि पॉलिसी कंटिन्यूटी रहेगी कि नहीं रहेगी।
और इन दैट कॉन्टेक्स्ट जब ये कैपिटल गेन्स टैक्स आया तो लोगों को इनिशियली एक बहुत नेगेटिव लगा, लेकिन बाद में समझ आया कि बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, इसलिए हम जहाँ हैं वहाँ हैं। पर इसके आगे अगर आप देखिएगा यहाँ से डोमेस्टिक तौर पे यहाँ से लेके साल के एंड तक माने फिस्कल ईयर के एंड तक मेन चीज़ें जो निर्धारित करेंगी कि हम ऊपर जाएंगे, नीचे जाएंगे या कितना ऊपर जाएंगे या कितना नीचे जाएंगे, वो अर्निंग्स होंगे। तो ये पहली बात कि साल का शुरुआत काफ़ी मैक्रो डिपेंडेंट रहा, अब हम मैक्रो से माइक्रो की तरफ आ रहे हैं। वहाँ पे अगर आप देखें तो मुझे लगता है कि ये वाला जो क्वार्टर जिसके नतीजे हम देख रहे हैं ये एक ट्रांजिशन क्वार्टर है। वो इसलिए क्योंकि ये क्वार्टर के समय में एक तो इलेक्शन का समय था तो बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट कामकाज हुआ नहीं, दूसरी बात ये कि हीट वेव और ऐसे माहौल पैदा हो गए थे कि जो आपके कंजम्पशन के लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं रहे। तो इस क्वार्टर के नतीजे बहुत ज़्यादा तेज़ी के आएंगे ऐसा एक्सपेक्टेशन भी नहीं है और न ही नंबर आएंगे, और उस हिसाब से नंबर भी वैसे ही आ रहे हैं। अगर आप देखें तो हर जगह ग्रोथ में थोड़ी बहुत कटौती है, लेकिन सबने सालाना ग्रोथ अपना उतना ही रखा है, क्योंकि उनको लगता है कि जैसे जैसे अपन सेकंड, थर्ड, फोर्थ क्वार्टर की तरफ जाएंगे ग्रोथ आउटलुक इंप्रूव होगी, क्योंकि गवर्नमेंट का बजट थोड़ा रिलीज होगा, उनका काम इंप्रूव होगा, और साथ में जैसे अभी बारिश आ गई है, मॉनसून थोड़ा बेहतर करेगी जो कंजम्पशन रिलेटेड स्टॉक्स के लिए। तो मेरे ख्याल में ये ट्रांजिशन क्वार्टर के हिसाब से देखना चाहिए। इस क्वार्टर के नतीजे अभी तक बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं आए हैं और इसलिए मार्केट अभी थोड़ा सा रुका हुआ है, और मेरे को लगता है कि ये अभी जैसे फेस्टिव सीजन आएगा उसके बाद उसके डिमांड के हिसाब से मार्केट अपना आगे का रुख अपनाएगा। तो ये ट्रांजिशन क्वार्टर के हिसाब से देखना चाहिए। बाकी जो अंडरलाइंग ट्रेंड्स हैं, जो सेक्टर लीडरशिप है, अभी वैसे ही बरकरार है। एक दो सेक्टर में थोड़ी बहुत चेंज देखने को आई है, वो आगे बात करते हैं, बट मोटा मोटी अगर आप देखें अर्निंग्स ग्रोथ स्टैंड पॉइंट में ये क्वार्टर एक्टिविटी का वीकनेस दिखाएगा। अगले 2-3 क्वार्टर में थोड़ी बहुत तेजी यहाँ से उम्मीद है। दीप जी, जो आपने कहा कि आगे उसकी बात करेंगे, कहाँ पर आपको थोड़ा सा रुझान बदलता हुआ दिखाई दे रहा है, ट्रेंड बेहतर होता हुआ दिखाई दे रहा है, किस सेक्टर में? तो सबसे पहले मैं बोलना चाहूँगा कि आईटी सेक्टर में ये हम ओवरऑल पिछले एक्चुअली 4 महीने पहले हमने एक टेक्नोलॉजी फंड भी लॉन्च किया था, ये कह के कि ये जो सेक्टर है इसके जो अर्निंग्स हैं ये बॉटम आउट होने के कगार में है। ऐसा नहीं है कि नियर टर्म में बहुत ज़्यादा अर्निंग्स भाग जाएंगे, लेकिन अगले 2-3 क्वार्टर में जैसे जैसे यूएस में रेट कट होंगी, जैसे वहाँ का माहौल बदलेगा, अर्निंग्स के माहौल बदलेंगे, वैसे यहाँ आईटी कंपनीज के अर्निंग्स भी बदलेंगे। और मुझे लगता है कि अगर 1-2 साल का व्यू लिया जाए तो यहाँ पे अर्निंग्स बॉटम आउट होते हुए दिखाई दे रहे हैं, वो एक है। दूसरा है एफएमसीजी, ये एक और एरिया है जहां हमने हमारे पोर्टफोलियोज में पिछले 3 महीने में ऐड किया है। इसका ध्यान इसलिए था कि ओवरऑल जैसे मॉनसून का जो रुख है वो बदल रहा था, एल नीनो की तरफ हम रुख कर रहे थे फ्रॉम ला नीना, जो कि जनरली रेनफॉल के लिए और मॉनसून डिपेंडेंट सेक्टर्स के लिए बेहतर होती हैं। तो ये 2 सेक्टर्स के जो आउटलुक हैं ये थोड़ा बहुत अर्निंग्स मेरे ख्याल में अगले 2-3 क्वार्टर में यहाँ से बेहतर होंगे। और एक फाइनली जो मैं बोलूँगा वो है केमिकल्स एक ऐसा इलाका है, एक ऐसा सेक्टर है जहाँ एग्रो केमिकल्स या कुछ जो सब सेगमेंट है वहाँ पे कुछ चीज़ें प्राइसेस स्टेबलाइज होती हुई दिख रही हैं। तो वहाँ पे थोड़ा बहुत हो सकता है कि चेंज हो, केयरफुली खेलने की ज़रूरत है, स्टॉक सिलेक्शन सिलेक्टिव रहते हुए काम करना है। लेकिन ये 3 जगह पर मुझे लगता है कि सेक्टर्स थोड़े से चेंज ओवर के मूड में हैं अगले 2-3 क्वार्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, तो केमिकल्स और टेक्नोलॉजी में आप कह रहे हैं कि रुझान बदल रहा है, बेहतर हो रहा है, एफएमसीजी में भी। अच्छा, मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहूँगी, ये जो सीमेंट में घमासान मचने वाला है, अदानी वर्सेस आदित्य बिरला ग्रुप, और स्पेशली साउथ इंडियन मार्केट में और अपनी पकड़ को मजबूत करने के लिए अल्ट्राटेक ने जो इवेंचुअली इंडिया सीमेंट की बाकी बची हुई हिस्सेदारी खरीदने का भी ऐलान किया, सीमेंट को लेकर आउटलुक क्या रहेगा इस तरह के एक्शन के बीच? क्लियरली दोनों बड़े ग्रुप्स अपनी कैपेसिटीज को बढ़ाने और ऑफ कोर्स अपने टारगेट्स को मीट करने के लिए काफ़ी अग्रेसिव स्टांस लेकर बैठे हुए हैं। यहाँ पर यह बहुत अच्छा सवाल है, लेकिन इनको समझने के लिए थोड़ा सा सेक्टर डायनामिक्स को समझना जरूरी है। देखिए, पेंट्स हुआ या सीमेंट हुआ, ये 2 में एक तो नॉर्मल जो कंपटीशन हुआ, फिर ग्रोथ रेट्स, एक बिजनेस साइकिल वो अलग, लेकिन ये 2 सेक्टर में जो हो रहा है उसको हम कहते हैं कि सेक्टर कंसोलिडेशन हो रहा है।
जो छोटे प्लेयर्स हैं वो वो धीमे धीमे मतलब उनके लिए अलग ऑपरेट करना टफ होता जा रहा है, और बड़े प्लेयर्स उनको लेके अपनी कैपेसिटी की बढ़ोतरी कर रहे हैं। जब ऐसा हो रहा हो तब बेसिकली सेक्टर में थोड़ा सा केयरफुल रहने की जरूरत पड़ती है, क्योंकि एक दो प्लेयर्स ने अगर अपना स्टैंस चेंज कर लिया प्राइसिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसका अर्निंग्स ग्रोथ उस माहौल के लिए मुश्किलात ला सकती है। तो अभी जैसे एक तरफ है अल्ट्राटेक जो मेन चार प्लेयर हैं, और दूसरी तरफ है अदानी, और बाकी प्लेयर जो हैं ये आज से 1-1.5 साल में 4 प्लेयर होंगे जो मेजॉरिटी ऑफ कैपेसिटी ज्वाइन करेंगे, और धीमे धीमे ये अपना रीजनल फुटप्रिंट को नेशनल फुटप्रिंट में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो इस समय कंसोलिडेटर की तरफ ओन करके मेरे हिसाब से जो कंसोलिडेट हो रहे हों उनके बनिस्बत बैठ जाना चाहिए, और ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम जैसे ये वीक हैंड्स यहाँ से निकल जाएं तब इसके अर्निंग्स और प्राइसिंग नॉर्मल तरीके से ऑपरेट करेंगे। अभी तक मैं जो ध्यान में आया है वो यही कहूँगा कि जो इसमें विनर्स हैं वो मोस्ट लाइकली लार्ज कैप बड़े प्लेयर्स होंगे, उसमें हमारा ध्यान ज़्यादा है, उसके तरफ हम वहाँ पे हमारी पोजीशनिंग है, और हम इसको बहुत ज़्यादा एग्रेसिवली अभी नहीं खेल रहे हैं, क्योंकि सेक्टर कंसोलिडेशन कैसे इवॉल्व होगी इसका उत्तर आना अभी शेष है। वो आने के बाद फिर एक एग्रेसिव कॉल दिया जाएगा। ओके आप प्रदीप जी एक स्पेस और जो कि आई थिंक इस अर्निंग सीजन का अब तक का लीडर रहा है, और जिसने मेरे ख्याल से ये पूरे के पूरे 23,500 23,800 से लेके 24,950 तक के सफ़र को तय करने में मदद और अपना कंट्रीब्यूशन दिया है, निफ्टी आईटी। यहाँ आप लोग ने अपने आप को कैसे पोजीशन किया? ऐड थोड़ा सा ज़्यादा किया, यहाँ पे वेटेज बढ़ाया है, मिड कैप आईटी लार्ज कैप आईटी में व्यू कैप आपका इस वक्त? इसमें हम लोग थोड़ा सा समय से पहले थे। मैंने आपको कहा कि हमने 4 महीने पहले टेक्नोलॉजी फंड लॉन्च किया था। हमारा सालाना जो एक व्यू आता है जो मैं लिखता हूँ साल के शुरू में, उसमें मैंने कहा था कि ये साल का डार्क हॉर्स आईटी होगा, और इसलिए हम लोगों ने थोड़ा सा ओवरवेट पोजीशनिंग करके रखा था। पिछले अप्रैल मार्च क्वार्टर के नतीजे के बाद जो हमें थोड़ी बहुत वीकनेस मिली उसमें हमने थोड़ा ऐड कर रखा था। तो ये रिजल्ट सीजन में पर्टिकुलरली हमने ऐड इसलिए नहीं किया क्योंकि पहले से ऐड किया हुआ था, पर अगर आप आज का सूरत हाल पूछें तो मैं कहूँगा कि अक्रॉस पोर्टफोलियोज हम 2 से 3% ओवरवेट होंगे आईटी में। अब विद इन आईटी हमारे हिसाब से तो जब हमने ऐड किया था तब हमको लार्ज कैप में भी वैल्यू दिख रहा था, क्योंकि शेयर्स काफ़ी गिर गए थे। अभी वहाँ से शेयर्स चल गए हैं, तो अभी हमारा ध्यान वहाँ पे है जहाँ पे कि ग्रोथ बेहतर हो। तो अब हम थोड़ा सा मिड कैप आईटी की तरफ ध्यान देख रहे हैं, पर्टिकुलरली प्लेटफॉर्म बेस्ड कंपनीज। एक्चुअली उसको मिड कैप आईटी भी शायद नहीं करेंगे, वो मोस्टली पिछले 1-2 साल में ही लिस्टेड हुई हैं, बट हम आईटी के कंपैरिजन में जो प्लेटफॉर्म बेस्ड कंपनीज है वहाँ पे अपनी पोजीशनिंग थोड़ी सी हमने रिसेंटली बढ़ाई है, और आगे भी बढ़ाने का रुझान है। लेकिन इसका इंडेक्स से कम लेना देना है, ये सारे मोस्ट लाइकली अभी इंडेक्स में आए ही नहीं है। बट जो प्लेटफॉर्म बेस्ड कंपनीज हैं जो टेक्नोलॉजी को यूज़ करके कोई अगर ट्रैवल वर्टिकल में पेनिट्रेट ज़्यादा कर रहा हो, या फिर एक ऐसी कंपनी जो अपने बाकी सारे क्या सॉफ्टवेयर एज सर्विस डोमेन में अपना फुटप्रिंट बढ़ा रहा हो, तो इस तरीके के प्लेटफॉर्म कंपनीज जो हैं उसमें हमारा ध्यान ज़्यादा है। मैं तो ये कहूँगा कि ये बॉटम अप अल्फा आइडिया है एज अपोज टू ए सेक्टर आईटी कॉल, बट पड़ता आईटी के अंदर में है, इसलिए मैंने उस पर यहाँ क्लब किया। तो हमारा ध्यान प्लेटफॉर्म बेस्ड कंपनीज में अभी ज़्यादा है आईटी में। प्रदीप जी बहुत बहुत शुक्रिया, समय का अभाव है आई थिंक, वरना इस पर थोड़ा सा और बात होती। बहुत बहुत शुक्रिया आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए, सभी इंडस्ट्रीज पे सेक्टर्स पे अपनी राय रखी आपने, बहुत बहुत शुक्रिया। अब एक काम करते हैं, एक ब्रेक ले लेते हैं। निफ्टी आपकी स्क्रीन पे स्ट्रगल कर रहा है, प्रॉफिट टेकिंग जोन में गया, बट सेंटर ऑफ अट्रैक्शन अभी भी आपकी स्क्रीन पे निफ्टी बैंक लगभग 51,867 20 डिमा के ऊपर ट्रेड कर रहा है। हर्षता और मुझे जी इजाज़त, और छोटे से ब्रेक के बाद नीरज जी आपके साथ होंगे तेरे हॉटलाइन लेके। नमस्कार।